तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 से संबंधित होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में इसी बुक से 40% प्रश्न क्या हुए थे, रिपीट हुए थे। तो हम क्या करेंगे, टीआरई 4 की तैयारी भी इसी बुक से करेंगे। तो और जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स है उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे और उसको हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव बने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए परमा एजुकेशन के नाम से, वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को क्लास के बाद मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आधुनिक बिहार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश भारत के यहाँ पे बिहार राज्य में किस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद बात करेंगे जनजाति यहाँ पे विद्रोह के बारे में। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार का क्या योगदान है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, इसके बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में हम जानेंगे पृथक यहाँ पे बिहार का गठन किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश भारत के बिहार राज्य में किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पे दिया है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली जो थे वो आए थे और हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करने के लिए आते थे। और पटना में सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और यहाँ पे क्या है मसालों को आदि प्राप्त करने के लिए आते थे। और नेक्स्ट करा है कि 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक्स क्या करा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये करा है कि अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र जो था स्थापित किया था। लेकिन 1621 में, याद रखिएगा, 1621 में इसे बंद भी करना पड़ गया था। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो थी ये 1651 ईस्वी में मिली थी। इन्होंने सबसे पहले 1620 में ये पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र बनाया। 1621 में इसे बंद भी करना पड़ा। फिर व्यापारिक केंद्र जो वास्तविक रूप से सफलता मिली 1651 ईस्वी में मिली थी। नेक्स्ट करा है कि अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो था 1632 ईस्वी में बिहार आया था। ये प्रश्न बन सकता है कि 1632 ईस्वी में बिहार राज्य आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। तो पीटर मुंडी था। उसने यहाँ पर व्यापारिक संभावनाएं देखी और तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी उसने देखा। तब इसने क्या किया, अंग्रेजी कंपनी फैक्ट्री में वर्तमान में यहाँ पे कराया कि गुलजारबाग पटना में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वेक्षण कार्यालय में स्थित है, जो इनकी कंपनी थी अंग्रेजों की, वर्तमान में है। और नेक्स्ट करा है कि डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना के सिटी नेपाल कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रश्न के टॉपिक्स की बात करें हम, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मुगल शासक यहाँ पे करा है कि फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने के लिए सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। याद रखिएगा, जो मुगल शासक था फर्रुख सियर 1713 से 1719 की ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में जो व्यापार करने के लिए सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इस घोषणा का ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और वहीं पे अगर बात किया जाए बंगाल और बिहार एवं अंग्रेज के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेजी जो कंपनी थी ये 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था, इसे व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष संभावित था। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि 1756 से अगर प्रश्न बनता है, 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका जो नाती था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। बंगाल का नवाब जो बना था अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, तो उसका नाम था सिराजुद्दौला बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के मध्य पालसी का युद्ध लड़ी, जिसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था अंग्रेजों ने। इसके बाद यहाँ पे मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया था, यानी उनके इशारों पे चलाने वाला बना दिया गया था मीर जाफर को। और 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। वहीं पे अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित कर लिया था। वहीं पे स्थानीय व्यापारियों ने इसे
को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने करों को समाप्त कर दिया था। इससे ब्रिटिश यहाँ पे व्यापारियों को परेशानी होने लगी थी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में यहाँ पे मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया था। नेक्स्ट अगर हमारा यहाँ पे टॉपिक्स बनता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है कि 1763 ईस्वी में मीर कासिम भाग कर पटना आया गया था। पटना में उसे अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल यहाँ पे बादशाह यहाँ पे करा के शाह आलम द्वितीय से मिल गया था। बाद में यह क्या किया था, तीनों को संयुक्त सेना एवं अंग्रेजी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई थी। अगर वहीं पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स बनता है कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट यहाँ पे शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल और उड़ीसा में दीवानी लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। उस समय देखिए 26 लाख रुपये वार्षिक यानी वर्ष में 26 लाख रुपये तक का ब्याज देना पड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये लगान लगाया गया था उड़ीसा, बंगाल और बिहार के ऊपर। नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक्स बनता है यहाँ पे 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी यहाँ पे करा कि मिडलटन को राजा धीरज नारायण और यहाँ पे कराए राजा सिताब राय के बीच एक प्रशासनिक यहाँ पे मंडली का सदस्य बनाया गया था। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नवाब यहाँ पे दीवान बना दिया गया था। वहीं पे अगर बात की जाए 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र पर भीषण अकाल पड़ गया था। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। और वहीं पे बात कर रहा है कि 1763 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ गया था। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नगार के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसके सुझाव में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पटना में बना हुआ है अन्नगार, जिसे आप कह सकते हैं गुंबद के नुमा बना होता है, और इसमें क्या होता था, अनाजों को स्टोर करने के लिए बनाया गया। तो 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन यहाँ पे गार्स्टिक द्वारा गोलाघर आपके पटना में है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, वहाँ पे टिकट लगता है, देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से गोलाघर में घर का निर्माण किया गया था। उसमें अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, गोलाघर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है यहाँ पे जनजाति विद्रोह। अब हमारा यहाँ पे आएगा नेक्स्ट जो है, वहाँ पे तो था आपका व्यापारी यूरोपीय कंपनियों का व्यापार, और इसके बाद हम बात करेंगे जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह में सबसे पहले हम बात करेंगे जनजाति क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजाति विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजाति विद्रोह निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए बिहार में जो जनजातियाँ थी उसमें विद्रोह जो हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे तमाड़ विद्रोह जो वर्ष में हुआ था 1789 से 94 ईस्वी में, और क्षेत्र जो था यहाँ पे छोटा नगर, नागपुर, और ये इसका नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा बनता है चेरो विद्रोह, जो कि 1800 से 1802 ईस्वी में पलामू में था। इसका जो नेतृत्व किया था यहाँ पे भीषण सिंह ने किया था। वहीं पे अगर बात किया जाए यहाँ पे हो विद्रोह जो हुआ था 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसके जो क्षेत्र था सिंह भूमि था, और इसका नेतृत्व नहीं दिया गया है किसने किया था। लेकिन कोल विद्रोह का जो नेतृत्व विद्रोह हुआ था, इसका जो वर्ष था ये 1831 से 1832 के बीच में हुआ था, और जो क्षेत्र था छोटा नागपुर था, और इसका जो नेतृत्व करता था बुद्धू भगत थे। अगर वहीं पे बात किया जाए संथाल विद्रोह जो था, ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे आप हैशटैग लगा लीजिएगा। ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था क्षेत्र में, और इसका जो नेतृत्व किया था कई लोगों ने मिलकर किया था, सिद्धू कान्हू और चांद एवं भैरव ने किया था। अगर नेक्स्ट हमारा बनता है सरदारी विद्रोह जो था, ये जो था हमारा यहाँ पे 1858 से 95 के बीच हुआ था, और ये जो था क्षेत्र छोटा नागपुर सिंह भूमि, इसका नेतृत्व सभी ने किया था, यानी कह सकते हैं इसका नाम नहीं दिया गया है। अगर मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लगा लीजिएगा। ये जो हुआ था 1895 से 1900 के बीच हुआ था, और ये जो क्षेत्र था ये छोटा नागपुर था, और इसका जो नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने किया था। और ताना भगत यहाँ पे भगत विद्रोह जो था ये 1913 से लेकर 14 के बीच में हुआ था, और ये जो इसका क्षेत्र था यहाँ पे गुमला था, और इसका जो नेतृत्व किया था जतराम भगत ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक्स पे अगर हम बात करें यहाँ पे संथाल विद्रोह,
तो यहाँ पे संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855 से यहाँ पे 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसका जो मुख्य कारण क्या था, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 1857 ईस्वी में की क्रांति में तुरंत इससे पहले विद्रोह भागलपुर में राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। इससे दामने ए कोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का विद्रोह है, ये किसके बीच, ये कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था भागलपुर के राजमहल तक हुआ था। इसका नाम क्या था, दामने ए कोह था, और इसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1855 से 1856 के बीच में। तो नेक्स्ट कह रहा है कि यह जनजाति शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह कहलाता था। और यहाँ पे कह रहा है हमारा इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों को, यानी यहाँ पे डिकुओं या फिर कह सकते हैं डाकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के खिलाफ था। नेक्स्ट करा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हा, चांद और भैरव ने किया था। नेक्स्ट करा है यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना, कस्तारगी और अधिनियम यहाँ पे 1869 संथाल परगना और माझी व्यवस्था को यहाँ पे मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1895 से 1920 के बीच में था। यह जनजाति विद्रोह सबसे सशक्त जनजाति विद्रोह था। यहाँ पे विद्रोहियों की व्यापकता के कारण इसे यहाँ पे करा कि उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट करा है कि इस विद्रोह का कारण यहाँ पे डिकुओं द्वारा शोषण और यहाँ पे गुटकटी व्यवस्था के परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप के लिए यहाँ पे किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं की सिंह बोंगा का अवतार बताया था और उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और यहाँ पे कहा है कि एकेश्वरवाद का यहाँ पे कहा है कि उपदेश दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ कह रहा है कि इस विद्रोह का तीव्र रूप से 1899 ईस्वी में तीव्र जो थी यानी अधिक रूप जो थी 1899 तक रहा था, और जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हरा दिया गया था, इसके कारण ये हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को हैजा के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे विद्रोह के परिणाम स्वरूप यहाँ पे गुटपट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई थी और यहाँ पे कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित कर दिया गया था। तो ये थे आज की क्लास जो कि आपकी CRT पर आधारित थे, और यहाँ से जितने भी टॉपिक से महत्वपूर्ण तिथियाँ थी और यहाँ पे जितने भी थे ये TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में 40% यहीं से रिपीट हुए थे, और इसकी जितनी भी बुक में है सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स उसको आपको कवर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो जाते जाते शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और एक लाइक जरूर करिएगा। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्द ही आप लोगों की अगली क्लास चलाई जाएगी।